से जो आगे भी कह सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन का कार्य क्षेत्र जो क्या है, ये एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र या प्रदेश होता है। उसी प्रकार से जिसमें कि हम जैसे ज्योग्राफी में बात, भूगोल विषय में क्या बात करते हैं, प्लेस और स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हम एक ऐसे टॉपिक को उठाए हैं कि रीजनल प्लानिंग एंड ज्योग्राफी, प्रादेशिक नियोजन और भूगोल। हम प्रादेशिक नियोजन को एज ए होल भी आप लोगों से भी चर्चा कर सकते थे, बता सकते थे, लेकिन हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि उसमें भूगोल का कितना कंट्रीब्यूशन है, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है रीजनल प्लानिंग के विषय में। कि जैसे कि मतलब पैट्रिक गिडीज ने भी बताया है इसमें कि जो है, पैट्रिक गिडीज ने क्या कहा था कि प्रादेशिक नियोजन का कार्य क्षेत्रीय प्रदेश होता है। तो अगर हम इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इसके कार्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं, तो प्रदेश इसका क्या है, मेन है। जैसे कि नाम से प्रादेशिक नियोजन, प्रदेश का नियोजन, किसी क्षेत्र का नियोजन, जो भी जो देख कर सकते हैं कि जो एक डिफरेंट एरियाज हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वो किस तरह से उनका हम एक नियोजन करें, कैसे उनके बारे में प्लानिंग तैयार करें कि हम उनका एक एज ए होल बात कर सकें, एक सस्टेनेबल बात कर सकें। ठीक है, जैसे कि इसमें एक कह सकते हैं कि आगे जैसे बात जैसे की गई है, तो गिडीज का, खास कर पैट्रिक गिडीज का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनको कह सकते हैं कि फादर ऑफ रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन के पिता। कि जो प्रादेशिक नियोजन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मूल कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने सिटीज इन इवोल्यूशन लिखी थी 1915 में। तो रीजनल प्लानिंग के फादर पैट्रिक गिडीज ने क्या कहा था इसके बारे में, कि उन्होंने इसके बारे में ये बताया था कि जैसे इसकी तुलना हम एक ऐसे पॉट से करते, पॉट मतलब क्या है कि किसी ऐसे एक बर्तन से बात कर, किसी ऐसे चीज़ से बात करते हैं जिसमें बहुत सारे चीज़ों का सम्मिश्रण हो। जैसे कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं, किसी भी चीज़ की हम प्रिपरेशन करते हैं, तो उस प्रिपरेशन में क्या होता है कि मैक्सिमम चीज़ें उसमें जुड़ी हुई होती हैं, सबका एक सम्मिश्रण होता है, समन्वय होता है। उसी प्रकार से प्रादेशिक नियोजन में भी अगर हम बात करें, तो प्रादेशिक नियोजन में भी सारी क्या चीज़ें हैं, सामाजिक, अगर आप बिल्कुल इसको डीपली अगर अध्ययन करेंगे तो इसमें क्या सामाजिक विज्ञान है, एज ए प्योर साइंस भी जुड़ा हुआ है, जिसमें इकोनॉमिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, सोशियोलॉजिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, और इसमें क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्लानर एंड ज्योग्राफर, सभी का इसमें योगदान है। लेकिन इसमें अगर आगे और भी बात करेंगे, तो अगर हम बायस नहीं हो रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका इसका है यहाँ पे, ज्योग्राफर्स का है। क्योंकि हम प्लेस के बारे में बात करते हैं, हम जो है जो एक स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्थान के बिना जल्दी हम, अगर प्लेस नहीं है, कोई भी क्षेत्र नहीं है, तो हम नियोजन किस चीज़ का करेंगे, किसके बारे में बात करते हैं। रीजनल प्लानिंग का जो शब्द, रीजनल प्लानिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है, वो हम तो इस रीजनल प्लानिंग में जो एक बहुविषयक जो बात की है, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो है कि रीजनल प्लानिंग का जो एक कह सकते हैं कि जो जो टेक्नोलॉजी है, जो रिकॉग्नाइजिंग द रीजनल स्पेस फॉर कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एज ए होल, संपूर्ण विकास हम जिसका करेंगे, कि जो क्या कर रहा है कि जो प्रोवाइडिंग आइडियल लिविंग कंडीशन टू ऑल ह्यूमन कम्युनिटी। ठीक है, इन ऑल सभी क्षेत्रों में क्या है कि वो एक आइडियल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करवा रहा है, कि जो है ह्यूमन ऑक्यूपेंस नॉट इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर बट इन इंटीग्रेशन विथ ईच। आइसोलेशन मतलब अकेले उसका हम एक नियोजन नहीं कर सकते, एज ए होल इंटीग्रेशन विथ ईच अदर, एक दूसरे से समन्वय करते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए हम इसका नियोजन करेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर चलते हुए हम इनका नियोजन करेंगे। तो खास तौर पे हमें इनका अध्ययन करता है भूगोल विषय के बारे में। रीजनल प्लानिंग का एक जो कॉन्सेप्टलाइज हुआ, जो कॉन्सेप्ट दिया गया एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो 1935 के बाद दिया गया,
W.H. ओल्डहम रिप्रेजेंट आइडिया ऑफ कल्चरल रीऑर्गेनाइजेशन, जो एक कर सकते हैं सांस्कृतिक प्रादेशिकरण के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने बताया। बेंटन मैकके की चर्चा हमने कर ही चुके हैं कि जो वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया रीजनल प्लानिंग का। फादर ऑफ रीजनल प्लानिंग के बारे में हम बात कर दिए, पैट्रिक गिडीज के बारे में हमने बात की है। अब चूँकि स्लाइड नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, स्लाइड अगर होता तो आप लोगों को समझने में और चीज़ों को आसानी होती है, लेकिन थोड़ा चलिए नेक्स्ट से हम कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप में अभी कर दूं, अभी दे दूं? तो अभी ठीक है, अभी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, फिर साथ ही साथ शेयर कर दे रहा हूँ फिर अभी मैं, तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें फिर हम बात करेंगे किस तरह से चीज़ें जो है एक कर सकते हैं कि एक किसका आवश्यक गुण होता है, कितना किसका कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि हम पढ़ते भी आ रहे हैं, शुरू से हम देखते भी आ रहे हैं कि जो एक कॉन्सेप्चुअल, अगर मानव भूगोल का अगर हमने अध्ययन किया तो मानव भूगोल का एक मेन कॉन्सेप्ट, उसमें हम लोग जो डिटर्मिनिज्म के बारे में बात किए, एक पॉसिबिलिज्म के बारे में बात करते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो खासकर मेन ये कॉन्सेप्ट उसी से जुड़े हुए हैं। दोनों कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो, कि जैसे कि भूगोल में दो तरह के थॉट्स का एक प्रचलन है, हम पढ़ते भी आ रहे हैं, हम जानते भी आ रहे हैं कि जिसमें एक तरफ भाई हम नेचर के बारे में हमने बात की, दूसरी तरफ हमने क्या है ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की, मानव के बारे में हमने बात की। लेकिन जो पहली जो एक है, पहली जो विचारधारा है जिसके अनुसार किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और क्षेत्र का संपूर्ण स्वरूप क्या है, भौगोलिक और एक कह सकते हैं नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, और इस प्रकार के थॉट में, इस प्रकार के स्कूल में, जो स्कूल हम स्कूल मतलब क्या है, बात के स्कूल मतलब क्या है, विचारधारा के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मानवीय व्यवहार स्वयं प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है। जो रेटजेल ने जो कॉन्सेप्ट जो डिटर्मिनिज्म का दिया था, पर्यावरण निश्चयवाद का जो कॉन्सेप्ट दिया था, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो के बारे में भी, जिसके बारे में जानते हैं, एक ही नाम है, तो उसमें क्या है बताया गया है कि मानवीय व्यवहार स्वयं प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार इस विचार में यदि हम इस क्षेत्र की एक कह सकते हैं कि अगर उसका नेचुरल जो एक वास्तविकता के बारे में जान लें, तो यह प्रादेशिक नियोजन क्या है, प्रादेशिक नियोजन और जो प्लानर्स हैं, रीजनल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानर के लिए सबसे मतलब महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, महत्वपूर्ण साबित होगी। ये विचारधारा एक डिटर्मिनिज्म की तरफ बात हो रही है, जो रीजनल प्लानिंग का, उसमें क्या, दूसरी विचारधारा में क्या हो रहा है कि भूगोल में एज ए जोग्राफर्स में कुछ ऐसे भी जोग्राफर्स रहे हैं जिनके विचार में संभवतः मानव या समाज एक नेचुरल जो इसका स्वरूप है, एक जो प्राकृतिक जो प्रारूप उसका है, वो इतना मतलब चेंज करने में इतना समर्थ है, जो उसका एक कह सकते हैं कि नेचुरल जो एक फेनामेना, नेचुरल जो एक बनावट कह सकते हैं, प्राकृतिक बनावट है, प्राकृतिक स्वरूप है। तो दूसरी विचारधारा के लोगों का ये कहना है कि वो इस प्राकृतिक स्वरूप को इतना चेंज करने में सक्षम है कि उसके महत्व को हम डिनाय नहीं कर सकते, उसके महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। दूसरी विचारधारा के लोगों का ये कहना है, और उनके विचार में क्या है कि किसी भी क्षेत्र में जो एक कह सकते हैं कि जो एक क्षेत्रीय परिस्थितियां होती हैं, क्षेत्रीय परिस्थितियों की जो एक वहाँ पे मोबिलिटी होती है, उनमें मानव की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। और इस थॉट, इस जो विचारधारा के मानने के लोग मत क्या था कि जो एक टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, जो प्रौद्योगिकी विकास है, जो तकनीकी विकास है, वो दोनों प्राकृतिक और सांस्कृतिक, नेचुरल और कल्चरल जो उसका जो एक मॉर्फोलॉजी है, एक जो स्वरूप है, उसको चेंज कर सकती है, कर दिया है उन्होंने, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, संभववाद विचारधारा के नाम से जानते हैं, पॉसिबिलिज्म के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, हमें सबसे पहले हम जब भी प्रादेशिक नियोजन की बात करना शुरू करेंगे, प्रादेशिक नियोजन के बारे में बात करेंगे, तो हमें इसके बारे में समझना जरूरी है कि हम इसमें भाई हम एज ए जोग्राफर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए जोग्राफर्स की कितनी भूमिका इसमें हो सकती है, तो हमें ये जानना आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। लेकिन
अगर हम बात करेंगे प्रादेशिक नियोजन के बारे में बात करें, जहाँ तक एक रीजनल प्लानर की बात है, रीजनल प्रादेशिक नियोजक का प्रश्न है, उससे हमें इस कर सकते हैं कि ये जो एक कंट्राडिक्टरी जो इशू है, जो कंट्राडिक्शन यहाँ पे है, इस विवाद से एक भूगोलवेत्ता को थोड़ा सा हमें दूरी बना के रखना पड़ेगा। एक हम दूरी बना के चलेंगे इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि जिसमें क्या है कि हमें दोनों तरफ की बातें ध्यान रखनी है। ये कि जो नेचर है, जो प्रकृति और समाज में किस प्रकार संतुलन बना कर रखा जाए, और उसकी जो सोच है, उसकी जो विचारधारा है, इसमें अगर प्रकृति और नेचर और सोसाइटी, नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स, इसमें किसी एक का भी पलड़ा अगर भारी हो जाए, किसी भी एक का भारी हो तो क्या होगा? प्रादेशिक नियोजन की जो संकल्पना है, प्रादेशिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है, वो फुलफिल नहीं होगा। मतलब क्या है कि जिस तरह से कोई भी चीज़ जो रेल पटरी पे जो चलती है, जो वो अगर एक पहिए पे चले, एक तरफ से चलेगी तो क्या होगा? वो भाई एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, होगा यहाँ पे कि दोनों में से समन्वय बना के चलना पड़ेगा, नेचर, सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग के बारे में। अदरवाइज क्या होगा कि प्रादेशिक नियोजन बिल्कुल जो हम एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, जो एक विचारधारा लेके चल रहे हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम ऐसे परियोजना बनाते हैं, वो लक्ष्य हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें इसके बारे में बात करना है, इसके बारे में हमें देखना है। वहीं पे और अगर हम थोड़ी सी और आगे हम चर्चा कर सकते हैं, और अगर हम आगे बात करें तो जो ज्योग्राफर जो भूगोलवेत्ता है, वो क्या है? वो प्रादेशिक नियोजन की जो एक विचारधारा है, प्रादेशिक नियोजन की जो एक सोच है, जो एक नियोजन की परिकल्पना है, उसको मूर्त रूप दे सकता है। उस थॉट को, उस चिंतन को वो व्यवस्थित कर सकता है, व्यवस्थित रूप में बता सकता है। क्योंकि एक हम जो एक चर्चा बार बार कर रहे हैं कि एक डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिटी, कॉन्सेप्चुअल, हम कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा इसीलिए उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक भूगोलवेत्ता जो है दोनों प्राकृतिक और मानवीय कारकों के बीच जो इंटर रिलेशनशिप्स है, जो उनके जो सहसंबंध, जो अंतर संबंध है, उसको जो है अच्छी तरह से समझने में सक्षम होता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अगर प्रादेशिक नियोजन के बारे में बात करें तो प्रादेशिक नियोजन में एक भूगोलवेत्ता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, क्यों हो जाती है? क्योंकि नेचुरल फेनामेना को या ह्यूमन के इंटरफेरेंस को, या एक कह सकते हैं कि जो एक विचारधारा हो, उससे जो डिफरेंट फैक्टर्स हो, जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हो, उसका अध्ययन, उसकी स्टडी एक ज्योग्राफर बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक ढंग से कर सकता है वो इस चीज को लेके। तो हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हमें वहाँ पे एक ज्योग्राफर्स का भी रोल हम समझें, देखें। थोड़ा सा और इसमें हम आगे बैठिए बात कर सकते हैं कि अगर इसमें नेचर या ह्यूमन बीइंग, हम किसी चीज़ का हमें महत्व कम नहीं करना है, दोनों का अलग अलग, दोनों का एक कह सकते हैं कि एक परस्पर समन्वय है, नेचर ह्यूमन बीइंग का। इसीलिए जो एक कॉन्सेप्ट जो लास्ट में एक कह सकते हैं कि जो एक बराबरी का दर्जा देने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया था, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। एज ए ज्योग्राफर्स हमें सभी लोगों को पता होगा कि एक बिल्कुल एक्सट्रीम बात की गई, डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट में एक्सट्रीम बात की गई, पॉसिबिलिटी में बिल्कुल एक्सट्रीम बात की गई, कि जहाँ पे नेचर को बिल्कुल हमने वहाँ पे प्रिंसिपल मान लिया, यहाँ पे हमने ह्यूमन को मान लिया, ह्यूमन बीइंग्स को मान लिया। तो इसमें जो ग्रिफिथ टेलर का जो कॉन्सेप्ट फिर बाद में आया कि एक नहीं, हमें दोनों का समन्वय स्थापित करके चलना है, दोनों के बीच में बात करते हुए चलना है। जैसे आप लोगों को याद भी होगा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने कैसे एक ग्रिफिथ टेलर ने उसकी तुलना किससे की, उससे एक कह सकते हैं कि एक ट्रैफिक सिग्नल से की, कि ट्रैफिक सिग्नल में जैसे कह सकते हैं कि जो चारों तरफ से एक जो ग्रीन लाइट्स हैं या रेड लाइट्स हैं, तो हमें उसके अनुसार काम करना, नहीं तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। अगर इसको सामान्य भाषा में समझा जाए, अगर ट्रैफिक पे अगर चारों तरफ से अगर व्हीकल्स आते जाते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, अगर ग्रीन सिग्नल फॉलो नहीं होंगे, रेड सिग्नल फॉलो नहीं होंगे, तो क्या होगा? वहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांस बढ़ेंगे। उसी प्रकार से रीजनल प्लानिंग का प्रादेशिक नियोजन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमें बिल्कुल
एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, हमें बिल्कुल किसी चीज़ को हम उसको एक अलग वे में लेके नहीं जा सकते हैं, हमको उनको साथ में लेके चलना है। ये ग्रिफिथ टेलर का कॉन्सेप्ट है, एक समन्वय स्थापित करते हुए चलना है दोनों के बीच में, दोनों या जो भी फैक्टर जो है अनदर एक अलग अलग जो एक विचारधारा है उनको लेकर भी हमें महत्व देना होगा। तो ही बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि नेचर और समाज किसी को भी अधिक महत्व देना हमें मतलब सही भी नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो रीजनल कॉन्सेप्ट है, जो प्रादेशिक नियोजन की जो संकल्पना है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो सोच है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए एज ए ज्योग्राफर, एक भूगोलवेत्ता की तरह अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में एक समायोजन करते हुए हमें बात करना होगा प्रादेशिक नियोजन के लिए, क्योंकि दोनों जो एक कह सकते हैं कि दोनों जो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक सोशियो कल्चरल एंड कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सभी का महत्व एक जैसा है, किसी को हम एक कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, इस तरह की चीज़ों को हमें बात करना होगा। एक चीज़ और है, एक दो तीन चीज़ों की चर्चा बार बार की जाती है प्रादेशिक नियोजन में, कि जैसे उसमें एक है कह सकते हैं प्लेस, स्थान के बारे में, या एक कह सकते हैं फॉक के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कि प्लेस जो स्थान के बारे में सभी जानते हैं, फॉक जो कह सकते हैं को रहन सहन, लोक लाज जो भी विचारधारा है, या अर्थव्यवस्था के बारे में। तो एक जो चर्चा कर रहे हैं नेचुरल फेनामेना की, एक सोशियो कल्चरल फेनामेना की चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में जो बात कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में लेके एक कह सकते हैं कि एक अगर तीनों के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो परिणाम अगर उसी तरह से होंगे। अगर मान लो एक ज्योग्राफर अगर हम बात कर रहे हैं, एक भूगोलवेत्ता की अगर बात करते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ सिर्फ अगर वह स्थान का अध्ययन करता है भूगोलवेत्ता, जिसमें अगर इकोनॉमी ना हो या फोक्स ना हो, तो उसमें फिर क्या होगा, वो प्रादेशिक नियोजन बिल्कुल एक नीरस वाली स्थिति बिल्कुल हो जाएगी। जैसे वो तो फिर हम एक एटलस का ही अध्ययन कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ एक भूगोलवेत्ता के नाते हमें सिर्फ प्लेस के बारे में अध्ययन नहीं कर रहा हो, हमें वहाँ के फोक के बारे में, इकोनॉमी के बारे में भी उतना ही महत्व देना होगा हमें। तो इसलिए उसमें कह सकते हैं कि एक भूगोलवेत्ता की भूमिका प्रादेशिक नियोजन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रादेशिक नियोजन में बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए आप जब भी देखेंगे तो प्रादेशिक नियोजन में बहुविषय के बहुत सारी चीज़ों का समन्वय है। उसी प्रकार से अगर रीजनल प्लानिंग को एक कह सकते हैं कि एक ज्योग्राफर्स का जो एक होल्ड्स द की पोजीशन एंड प्रोवाइड द मास्टर की फॉर ओपनिंग द डोर टू रीजनल प्लानिंग। मतलब क्या है कि एक जो भूगोलवेत्ता है वो प्रादेशिक नियोजन में क्या करता है, एज ए रीजनल प्लानर क्या करता है, वो की पोजीशन को होल्ड करता है वहाँ पे कि ठीक है, इसमें तो सभी लोगों का है, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सभी लोगों का महत्व है, लेकिन मास्टर की हमारे हाथ में है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि डोर्स जो रीजनल प्लानिंग का जो एक प्रादेशिक नियोजन का अगर दरवाज़ा खुलेगा, प्रादेशिक नियोजन की अगर विचार, प्रादेशिक नियोजन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे ढंग से अगर उसको लागू करना है, तो हमारे हाथ में मास्टर की है, हमारे द्वारा ही उसका नियंत्रण कर पाएंगे। एक भूगोलवेत्ता के नाते ही वहाँ पे हम ठीक ढंग से उस प्लान को कर सकते हैं कि एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो रेशनल वे ऑफ बैलेंसिंग द इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, हमें पता है किस तरह से हम उसको तार्किक ढंग से किस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बीच में किस तरह से सारी चीज़ें हम मिला सकते हैं, क्योंकि प्रादेशिक नियोजन का जो मूल उद्देश्य है, एक कह सकते हैं कि जो उसका मेन एम है उसमें क्या है कि किसी प्रदेश के जो वहाँ पे एक जो निवासी हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके जो है नीड्स की जो पूर्ति है उनके बारे में, फिर उनके विकास के बारे में कार्य करना है, कार्य के बारे में देखना है, कार्य के बारे में उसके बारे में जो भी कह सकते हैं कि कार्य योजना बनाना है, प्लानिंग तैयार करना है, ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा इसमें।
तो अगर हम एक आगे अगर देखें तो कैसे कैसे क्या चीज़ें किस तरह से समन्वित हो सकती हैं, कैसे कैसे चीज़ें इसमें जुड़ सकती हैं, कैसे कैसे अध्ययन इसमें किया जा सकता है, तो इसमें हमें ज़रूरत लगा कि हमें एक भूगोलवेत्ता के नाते, एक ज्योग्राफर के नाते उसके बारे में सोचा जाए, उसके बारे में विचार किया जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि हम थ्योरी बार किसका पढ़ते हैं, क्रिस्टलर की थ्योरी पढ़ते हैं, कांट की पढ़ते हैं, हैगरस्टैंड की थ्योरी पढ़ते हैं, बीजीएल बेरनी की थ्योरी पढ़ते हैं कि उनका जो जो भी कह सकते हैं कि स्पेशियल स्कूल ऑफ थॉट है, अप्लाइड ज्योग्राफी स्कूल ऑफ थॉट है, कह सकते हैं लैंडस्केप ज्योग्राफी स्कूल ऑफ थॉट है, तो प्लेस एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट है। तो इन सारी चीज़ों में इनका भूगोलवेत्ता का महत्व यहाँ पे हो जाता है। और इन सभी जो डिफरेंट जो थॉट्स हैं वाले जो भूगोलवेत्ता हैं, जिनका मानना क्या है कि जो प्रादेशिक नियोजन की संपूर्ण जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे क्या काम करता है कि जैसे कि कॉन्सेप्टलाइजेशन का करना है, प्लान फार्मुलेशन करना है, स्ट्रेटजी फार्मुलेट करना है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है, मॉनिटरिंग करना है, एग्जीक्यूशन करना है, वैल्यूएशन करना है, तो सारी चीज़ों में इन सभी फेजेज में एक भूगोलवेत्ता का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। और यहाँ से इसमें एक आगे कुछ स्लाइड्स जैसे हैं अभी शो नहीं हो पा रहे, एक मिनट। एक मिनट, हाँ, क्योंकि स्लाइड तुम देखो थोड़ा सा तुम के लिए आसानी थोड़ा सा हो जाता, वही हम देख रहे हैं कोई। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट एक मिनट। चलो हम पढ़ाते पढ़ाते ही भेज दें, क्लास डिस्टर्ब भी ना हो, हम बताते बताते ही करेंगे। चलो अभी आज का लेक्चर पूरा कर लें। हाँ, दिक्कत थोड़ी हो रही है उसमें जो है। ठीक 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 ठीक, रुको, वेट करो, एक मिनट वेट करो। क्योंकि ऐसे थोड़ा लेक्चर जो है ना, वो एक लग रहा है कि बिल्कुल वो कहानी सुनने वाला हो जा रहा है वो। हाँ हाँ हाँ, चलो देख लें। ठीक है, ठीक, ओके ओके, हाँ चलो 2 मिनट, 2 मिनट सबको रोको, 2 मिनट रोको, अभी कर दे रहा हूँ मैं।
हेलो, ठीक ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी, हाँ ये क्योंकि ये शायद 1-2 दिन और चलेगा जो है, इसे में पूरा टॉपिक इसमें कवर कर रहा है, जो भी स्लाइड हमारे हैं। ठीक है, स्लाइड तो वहीं पर रहने दो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम कर रहे हैं अभी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक भूगोलवेत्ता का जो कंट्रीब्यूशन है, स्लाइड कई जगह रोके रहो, अभी एक जगह रोक दो। आवाज़ भी जा रही ठीक है अभी? हाँ ओके 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 ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों के बीच में किया ये मतलब इंटरलेशन किस तरह से है, क्या घनिष्ठ उनके बीच में संबंधों का एक रूपरेखा किस तरह से जो तैयार होता है। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि भूगोल सब्जेक्ट का उसका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे है, उसका एक नियोजन का एक फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, और दोनों के बीच में जो ज्योग्राफी एंड प्लानिंग के बीच में क्या संबंध किस तरह से हो सकता है, किस तरह से संबंध उनके संबंधों के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमें इसके बारे में देखना महत्वपूर्ण होगा, उनके बारे में अध्ययन करना होगा, क्योंकि भूगोल का एक फ्रेमवर्क क्या है, नियोजन का फ्रेमवर्क क्या है, और भूगोल और प्रादेशिक नियोजन का फ्रेमवर्क, तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, या तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें क्या है कि अगर सिंपल वे में अगर बात करें तो जैसे कि शुरू में हम बताए थे कि शुरू में एक डिफिनीशन जो था इनका हार्टफोन का जो डिफिनीशन हमने बताया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो एक अगर उसका अगर हिंदी बात करें अगर हिंदी में, तो भूगोल क्या है, एक ऐसा है जिसमें एक साइंस है जिसमें एक क्षेत्र के संपूर्ण स्वरूप को समझने के बारे में बात करते हैं। अर्थ सरफेस के किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण स्वरूप के बारे में बात होती है, संपूर्ण स्वरूप के बारे में चर्चा होती है। और इस विषय में क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष की संबंधित सभी तथ्यों का, संबंधित सभी फेनोमेनन का जो एक इंटररिलेशनशिप से उनके बारे में जानने की प्रयास किया जाता है, उनके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं या करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र का संपूर्ण स्वरूप भूगोलवेत्ता और जो एक प्रादेशिक नियोजन है, दोनों को एक कर सकते हैं कि दोनों के लिए एक आइडियल कंडीशन हो सकता है। हमारी बात आप समझ रहे होंगे कि जो एक संपूर्ण स्वरूप है किसी भी क्षेत्र का है कि जो फॉर्मूला एक फॉर्मेशन है, उसका जो एक फ्रेमवर्क है, वो रीजनल प्लानर और ज्योग्राफर दोनों को समान रूप से सही लग सकता है, दोनों को अच्छा हो सकता है। ठीक है, कि जिसमें हम भूगोल के माध्यम से किसी भी क्षेत्र के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जो हम करते भी रहे हैं। इसलिए भूगोल की भूमिका हम बार बार कहते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण होती जा रही है, महत्वपूर्ण हो रही है। ठीक है, क्योंकि भूगोल में एक एज ए ज्योग्राफर हमें पृथ्वी के सभी भागों का संपूर्ण नॉलेज हमें मिल जाता है,
भूगोल के माध्यम से हमें भी पता चल जाता है कि आज की परिस्थिति क्या है, आज की सिचुएशन क्या है। भाई हमें पता लग जाता है कि हमें किस तरह से वहाँ का लैंडफॉर्म्स का क्या इशूज है, लैंडफॉर्म्स क्या स्थिति है, आज मौसम की क्या स्थिति है। आज हम ये भी देख लेते हैं कि चलो ठीक वहाँ पे हमें जाना है तो वहाँ पे किस तरह का आज जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या वहाँ पे है, वहाँ पे वेदर कैसा होगा, तो हम उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, उस हिसाब से प्लान करते हैं किसी भी चीज़ का। तो जो भूगोल के एक विषय का ऐसा है कि हमें हर सिचुएशन के बारे में जानकारी मिल जाती है। और वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात करें प्रादेशिक नियोजन के बारे में, अगर बात करें तो उसमें क्या है कि प्रादेशिक नियोजन एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा विषय है जिसका कार्य क्या है, इस चीज से जुड़ा हुआ है कि हमारी पृथ्वी अथवा किसी क्षेत्र का विशेष स्वरूप किस तरह से होना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है कि जो एक एज ए रीजनल प्लानर हमारा ये सोचना है, इस कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि हमारी पृथ्वी या ये हमारा जो एक जो हमारी जो सराउंडिंग्स है वो किसी क्षेत्र विशेष का वहाँ पे एक फॉर्म किस तरह से हो सकता है, स्वरूप किस तरह से हो सकता है। और तो इस तरह से भूगोल और प्रादेशिक नियोजन दोनों की जो सब्जेक्ट मैटर है, दोनों का जो स्कोप है, तो सबका विषय वस्तु जो है एक दूसरे से संबंधित है, जिसको कि हम अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत सिमिलरिटी इस चीज़ में है। हम इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी कि रीजनल प्लानिंग का एक विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए, एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करने के लिए आवश्यकता हमें पड़ी, क्योंकि दोनों की एक महत्वपूर्ण एक भूमिका है और मैक्सिमम सिमिलरिटीज है दोनों के विषय वस्तु में, दोनों का सब्जेक्ट मैटर में सिमिलरिटीज है। दोनों का कार्यक्षेत्र क्या है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, स्थान से संबंधित है, स्थान की बनावट से संबंधित है, स्पेशल इश्यूज से संबंधित है। तो एक उसमें क्या है कि एक भूगोल और जो रीजनल प्लानिंग, भूगोल और प्रादेशिक प्लान क्या करता है, जिसमें से एक स्थानिक संगठन के बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है, तो दूसरा क्या है, इस स्थानिक संगठन में क्या करता है, सुधार की प्रयास करता है, सुधार करने की चेष्टा करता है। ठीक है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम रहते हैं, जिस स्पेस में हम रहते हैं, उसका ज्ञान हमें कौन देता है, भूगोल देता है, ज्योग्राफी हमें प्रोवाइड करवाता है। लेकिन एक रीजनल प्लानर एज ए रीजनल प्लानर क्या होता है कि उस स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिफॉर्म हो सकते हैं, क्या कमी है, हम उसमें क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके बारे में सुधार की जो चेष्टा करता है वो रिफॉर्म की चेष्टा करता है, रीजनल प्लानिंग करता है। और इसी बात से आप समझ जाइए, इसी बात से हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, इसी बात से पता लगा सकते हैं कि दोनों में कितना गहन क्या है, इंटर रिलेशनशिप, एक अंतर संबंध है दोनों के बीच में। हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि हम किसी के कंट्रीब्यूशन को नहीं नकार रहे, किसी के योगदान को कम नहीं कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का इसमें जो एक योगदान को हम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भूगोल विद्या कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी बात की कि मास्टर की फॉर ओपनिंग द डोर टू रीजनल प्लानिंग। ज्योग्राफर क्या है, द ज्योग्राफर एज ए रीजनल प्लानर होल्ड द की पोजिशन एंड प्रोवाइड द मास्टर की फॉर ओपनिंग द डोर टू रीजनल प्लानिंग। हमने पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। इसलिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दोनों में कॉमन है। हम स्थानिक संगठन की चर्चा एज ए ज्योग्राफर करते हैं और उसमें सुधार के प्रयास करते हैं, एज ए रीजनल प्लानर करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह कह सकते हैं, यह कहना अगर गलत नहीं हुआ यहाँ पे, कि जो भूगोल का प्रादेशिक नियोजन के बारे में जो एक कह सकते हैं कि जो उपलब्ध कराने में जो सक्षम है, या प्रादेशिक नियोजन अपनी सैद्धांतिक जो पावर है, उसका जो प्रोसेसिंग जो एक यूटिलिटी है, वो क्या है, भूगोल में ढूंढता है, ज्योग्राफी में ढूंढता है। तो इस तरह से हम एक दोनों के संबंधों को हम अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, या दोनों के संबंधों को हम ठीक तरह से उसको एक
एक मैसेज बता सकते हैं, लोगों तो मैसेज हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो एक नेचर ऑफ अर्थ है वो क्या है, वो रीजनल है, प्रादेशिक है। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड पूरा ग्लोब है, वो क्या प्रादेशिक प्रदेशों में ही विभाजित है, जिन्हें हम सिर्फ पहचानने की आवश्यकता होती है। और भूगोलवेत्ता अपने उसमें एक डिफरेंट जो थ्योरीज हैं रीजन्स के, उसमें वो उसका सर्वाधिक प्रयोग करता है। ठीक है, और आप लोग भी जानते हैं, सभी जो भी ज्योग्राफी से संबंधित है वो क्या है कि भूगोल मुख्यतया क्या 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है वो। ठीक है एक सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और दूसरा क्या है, रीजनल ज्योग्राफी, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। भूगोलवेत्ता को जो है, भूगोलवेत्ता में बहुत समय से, बहुत लॉन्ग टाइम से ये मतलब महसूस किया जाता है कि प्रादेशिक भूगोल क्रमबद्ध भूगोल से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, पहले भी चर्चा हमने किया, हमें इस कंट्राडिक्शन नहीं पढ़ना है कि कौन महत्वपूर्ण है, कम ज़्यादा किसका। हमें तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करनी है। ठीक है, कि जो हमारा विश्व है वो वास्तविक रूप में कितने प्रदेशों में विभक्त है। ठीक है, कि जैसा कि अगर उदाहरण भी अगर लेते हैं कि जैसे उत्तर भारत है दक्षिण भारत से भिन्न है, ठीक है, या उत्तर पूर्वी भारत समस्त भारत से भिन्न है, तो ये एक कह सकते हैं कि एक ज्योग्राफिकल ट्रूथ है, उसके अस्तित्व की ज्योग्राफिकल सही है, ये कह सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण होता जा रहा है, एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। दूसरी तरफ ये भी हम बात कर सकते हैं कि जो है ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क ज्योग्राफी है वो क्या है, एक समय के साथ एक कह सकते कालिक रूप से उसमें चेंजेज होते रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अधिकांश लोगों के लिए आज भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इन्वायरमेंट से या अपने सराउंडिंग से गहरा संबंध रखता है। एक महत्वपूर्ण एक मुद्दे की यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे। तो भूगोल में पर्यावरण को एक कह सकते हैं कि इकोसिस्टम की एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में एक संज्ञा दी जाती है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो एक ऐसा प्रादेशिक नियोजन जो प्रदेश के फिर से निर्माण में कार्यरत हो, पुनर्निर्माण कह सकते हैं कि जो एक रिफॉर्म में काम करता हो, तो उसमें पर्यावरण का विज्ञान, पर्यावरण का नॉलेज, इन्वायरमेंट का नॉलेज क्या हो सकता है, अधिक बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, कि क्यों अगर किसी भी अगर प्लान के बारे में बात करते हैं, किसी भी अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है भाई, उसके लिए तो हमें प्लेस एक उसका जो भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, आर्थिक वातावरण, तीनों जरूरत हमें पड़ेगी भाई। उसको हम कहीं किसी शून्य में तो उसका निर्माण नहीं कर सकते ना, किसी शून्य के निर्माण के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। किसी परियोजना को हम किसी भी योजना के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज आती हैं, जितनी योजनाएं आती हैं, परियोजनाएं आती हैं, वो क्या होता है, वो उस प्रदेश विशेष के संपूर्ण जो एज ए होल जो हम बात करते हैं, संपूर्ण उसका फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो वहाँ पे एक वातावरण है, उसको ध्यान में रखते हुए की जाती है, उससे संबंधित होती है। तो वो क्या है, वो प्रादेशिक, वो एक भौगोलिक संदर्भ में बात की जाती है, भौगोलिक संदर्भ में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि भूगोल का एक जो एक नॉलेज अगर नहीं है तो अच्छी अच्छी जो एक योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो असफल हो जाती हैं। अगर भाई सीधी सी बात है, हम अगर वहाँ के फिजिकल कंडीशन के बारे में, उस प्लेस के बारे में, उस वहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक वहाँ पे एक जो सोसाइटी का जो क्या वहाँ पे बनावट है, स्पेशल वहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हम उसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो कोई भी योजना परियोजना फेल हो सकती है। तो एक भूगोलवेत्ता के नाते हमें वहाँ पे हमारा जो एक कह सकते हैं कि एक अधिक महत्व हो जाता है, अधिक महत्व होता है जब हम प्रादेशिक नियोजन के बारे में बात करते हैं, नियोजन के बारे में बात करते हैं। उसके माध्यम से हम जो है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ विकास का जो एक कह सकते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक ढंग से सोच विचार अगर नहीं किया गया है, कई जैसे विकासशील देशों में, वहाँ पे क्या होगा, या जैसे कई स्थानों पर विकसित देशों की जो कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी है,
अगर उसके बारे में नहीं सोचे, उसके बारे में विचार नहीं करें, अगर लागू कर दे तो उसका क्या होगा? तो उसका भी जो एक कॉन्सिक्वेंसेज हम क्या होगा, निगेटिव होंगे, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलेंगे। तो हेलो, हाँ हाँ, ओके ओके, फ़ोन आ गया था एक सेकंड। तो उसके बारे में हमें देख सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं, जानकारी बात कर सकते हैं। तो एक दूसरी एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जो एक जो यूनिटी के बारे में या यूनिफिकेशन के बारे में जो बात कर सकते हैं, एकता और जो एक एकीकरण के बारे में जो उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि भूगोल क्या है, भूगोल किसी भी जो रीजन है उसके बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो फिनोमेना है वो क्या है, एक एज ए होल यूनिटी के बारे में बात करता है, उसके बारे में विश्वास करता है, जिससे कि हमारा ये मतलब ये होता है कि उस प्रदेश के कि जो एक नोन या अननोन जो फिजिकल, सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक जो फिनोमेना है, ठीक है, उसमें एक परस्पर एकता के या परस्पर एक यूनिटी की पाई जाती है। तो भूगोल और प्रादेशिक संयोजन दोनों इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एक एज ए होल की संकल्पना है, स्पेशियल की संकल्पना है, स्पेशलाइजेशन की संकल्पना है, दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। और इस प्रकार से हम ये बात कर सकते हैं कि भूगोल में एक ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है कि जो एक प्लेस है या उसका जो स्पेशियल जो एक सिचुएशन उसका एक अध्ययन करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है। भूगोल एक ऐसा एकमात्र सब्जेक्ट है जिसे एक स्थानिक विविधता का, स्पेशियल डाइवर्सिटी का संपूर्ण नॉलेज होता है, पूरी तरह से जानकारी होती है। विश्व के कोई भी प्रदेश कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं और ना ही कोई भी रीजन समय के साथ अपरिवर्तित या अनचेंज हो सकता है। प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जो क्षेत्र है, प्रदेश है, छोटा या बड़ा क्षेत्र जो भी, उसमें क्या होता है, वो टाइम के साथ परिवर्तन होना ही होना है। आप जो व्यू या जो एक कर सकते हैं कि जो लैंडस्केप है, आप कहीं भी अगर देखे हो, कहीं घूमने गए हों जहाँ पे, या आपने अपना गांव ले लीजिए, आप सीधी सी बात है, आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, आज कभी कोई सभी इसमें कम से कम 25-30 साल के होंगे, तो आज से आप 20-25 साल पहले की चीज़ों को आप सोचिए कि आपने जो बचपन में जो चीज़ें अपने गांव में देखा होगा, अपने कस्बे में देखा होगा, उसमें कितने चेंजेज आ गए हैं। तो परिवर्तन तो स्वाभाविक है हर तरह से, सारी चीज़ें के जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, तो चीज़ें क्या हो रही, चीज़ें चेंज हो रही हैं। बहुत बार जैसे हम लोग सुनते थे कि इसमें मुंबई बहुत बड़ा नाम था, मुंबई जो आजकल तो उस समय का बम्बई बहुत बड़ा नाम था, बम्बई, सूरत, मैक्सिमम लोग पूछे कहाँ है तो अरे मैं वहाँ और बहुत एक उनको एक सोसाइटी में सम्मानित तरीके से देखा जाता था कि सूरत में काम करता दुबई और ये संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरबिया की बात ही छोड़ दी, जो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन मुंबई, सूरत, ये सब चीज़ें ऐसी जगहें थी, कलकत्ता, तो आपका एक अगर कोई व्यक्ति अगर गांव से अगर वहाँ पे जाता था, वहाँ से आता था, तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बहुत बड़ी। आज क्या है, आज देखिए, आज प्रोफेशनल माइग्रेशन की वजह से कितनी चीज़ें हैं, सबके लिए चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। आज जो भी गांव से है शहर की ओर, किसी को कोई मतलब एक बंदिश नहीं है, आप कहीं भी आइए, कहीं भी जाइए, आप अच्छी जगह पढ़ सकते हैं, अच्छी जगह आप वहाँ पे अपनी कर सकते हैं कि जो भी आप सुविधा लेना चाहते हैं, एजुकेशन के फील्ड में या हेल्थ फैसिलिटीज़ के फील्ड में, ठीक है, जॉब के फील्ड में, ये एवरीथिंग जो आप चाहते हैं उस तरह से आप चीज़ों, तो क्या है, ये क्या है कि परिवर्तन तो स्वाभाविक है, प्रत्येक प्रदेश में समय के साथ परिवर्तन स्वाभाविक हो सकता है इसमें। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक प्रदेश है वो क्या है, सदैव एक कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल जैविक इकाई के समान होता है ये। और रीजनल प्लानिंग भी इसी कॉन्सेप्ट में बिलीव करता है, इसी कंसेप्ट बिलीव करता है कि जो
चेंजेबल हो, जो परिवर्तनीय हो, समय के साथ बदलाव, समय के साथ बदल जाए। क्योंकि अगर उसमें अगर मान लो हम किसी चीज़ का अपडेट नहीं करते हैं, सिंपल सी भाषा में, सामान्य भाषा में बात करें, आज बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन चीज़ें चल रही थी, आज अचानक से अगर ऑनलाइन चीज़ें हुई तो हमें उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी। हम अगर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इसकी जानकारी रखनी, स्क्रीन शेयर हम कैसे करें। यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर अपडेशन होता है तो हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा कि हम चीज़ों को कैसे, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चलें कि हम बिल्कुल जो एक यहाँ पे हम जो चेंज के बारे में बात करते हैं, परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कदम से कदम मिला के हम चल सकें। तो भूगोल और प्रादेशिक नियोजन की जो एक विचारधारा है, दोनों जो बातें हैं वो बिल्कुल इसी में विश्वास करती हैं, इसी चीज़ में विश्वास रखती हैं। और इसमें ये भी मानना है कि कोई भी प्रदेश कभी एक समान अगर नहीं हो सकता, दोनों परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी कभी संभव नहीं हो पाता है कि जो एक कोई भी मानक परियोजना बना कर रख ली जाए। ठीक है, कोई परियोजना बना कर रख ली जाए, उसमें समय समय पर लागू कर लिया जाए। ये भी तो नहीं सर कोई बिल्कुल हमने एक मॉडल बना लिया, आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद बिल्कुल सेम मॉडल पे काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो क्या होता है, मॉडल चेंजेस वो हम उसमें परिवर्तन करते रहेंगे, उस चेंज में उसमें क्या चीज़ें और उसको कैसे बेटर टू बेटर हम कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी दोनों का अध्ययन, समान विचारधारा के बारे में बात की गई है। उसमें समय समय पर जैसे विभिन्न प्रदेशों में लागू किया जाए। और यहाँ तक एक ऐसा भी है कि जो ऐसे प्रदेश जो कर सकते हैं, जैसे हम आगे भी बताएंगे, आगे जब भी पढ़ाएंगे यहाँ पे, कि जो एक मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, मेट्रोपॉलिटन जो रीजन्स हैं, या कह सकते हैं कि जो रिवर वैली रीजन्स हैं, उनके बारे में भी ये चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रदेश प्रदेश की स्वयं की अपनी एक अलग से परियोजना तैयार करना आवश्यक होता है। ठीक है, और इस प्रत्येक जो परियोजना है, प्रत्येक प्रदेश में क्या एक समय सीमा भी होती है, एक समय सीमा होती है जिसमें समय के साथ साथ प्रदेश और उसकी परियोजना में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। तो हम अभी इसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे कि भूगोल विषय के बारे में, कि भूगोल विषय का कितना महत्वपूर्ण है, कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक लंबा चैप्टर है, लंबी चीज़ें हैं ये, इसलिए हम थोड़ा सोच रहे थे कि एक इंट्रोडक्शन बता दें। बिल्कुल एक बहुत बार ऐसा होता है कि प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग एक सब्जेक्ट कठिन माना जाए, कि मतलब बड़े सर ये नहीं है, तो हम इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा आप लोग इससे कनेक्टेड फील हो। मैक्सिमम मैं क्लासें, मतलब रीजनल प्लानिंग का क्लास में देखता, बच्चे मतलब इस चीज़ को बिल्कुल अटैच नहीं हो पाते हैं कि प्रादेशिक नियोजन एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें कैसे क्या है। तो प्रादेशिक नियोजन बिल्कुल, मतलब अगर आप इसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट